आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब देखिए बच्चों, मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू-आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, जैसे जलोढ़ मृदा। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूर्व तटीय मैदान भी और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मृत्तिका का मतलब है जो वनस्पति पत्ते वगैरह जो सूख कर के मृत हो जाते हैं, वो नदी के मुहाने से घाटी के ऊपरी भाग में मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में पाई जाती हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़, इसको बांगर कहते हैं। नया जलोढ़, इसे खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, अन्य अनाज तथा दलहन यानी दाल वाली फसलें, इनकी खेती होती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है और यहाँ जनसंख्या का भी घनत्व अधिक है। अब देखिए काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यह काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है और इसकी नमी
धारण करने की क्षमता बहुत होती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गर्म शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अब है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। इसके बाद है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि उच्च ताप के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, यानी इसके लिए विशेष तकनीकी अपनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल के लिए भी ये मृदाएं अत्यधिक उपयुक्त हैं। अब है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण जल नीचे नहीं जा पाता और सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब है वन मृदा। इसको समझें। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनमें मोटे कण होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों, यानी जो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं, में बहुत अपर्दन होता है। ये अधिक शिलिक और ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती हैं। इसके बाद अब समझेंगे मृदा अपर्दन और संरक्षण। यानी जो मृदा अपर्दन की क्रिया है, इससे मृदा खराब हो जाती है और इसका संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन
इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है। वाहिकाएँ जैसे नालियाँ जैसी बन जाती हैं, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। मृदा अपरदन में ऊपरी सतह घुलकर जल के साथ बह जाती है और पवन द्वारा मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, यानी नालियाँ जैसी, और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों के द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं और इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं, यानी हवा जो है वहाँ की मिट्टी को उड़ा करके आगे नहीं ले जा पाती। अब देखिए भारत के पर्यावरण की दशा। सुखो माजरी गांव का उदाहरण और झाबुआ ज़िले का उदाहरण दे रहे हैं। ये सुखो माजरी गांव और झाबुआ ज़िले ने यह करके दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। कैसे? वृक्ष लगाकर। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में केवल 13% प्रति हेक्टेयर था, या 13 प्रति हेक्टेयर, जो कि 1992 में बढ़कर के 12,272 प्रति हेक्टेयर हो गया। और दूसरा, पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि आती है इस तरह से। और पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन भी आवश्यक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं